हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आगे आने वाले BSSB PRT एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शंस दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द पैटर्न। तो हमें गिवन ऑप्शंस में से बताना है कि यहाँ पर कौन सा फिगर आएगी। ठीक है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया। ओके, अब रिमेनिंग ऑप्शंस में से ऑप्शन 3 भी कैंसिल आउट होगा बिकॉज यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है कलर्ड है ब्लू, जब तक पैटर्न को जो बन रहा है हमारा व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन बन रहा है। करेक्ट। एंड हमारा जो अब 1 और 4th में बचा, 1 और 4th में जैसे जो फर्स्ट ये वाला पार्ट है हॉरिजॉन्टल पार्ट, इसमें 2 वाइट ब्लॉक्स भी इंक्लूडेड हैं बिकॉज यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 2 वाइट ब्लॉक्स इंक्लूडेड हैं। करेक्ट, तो यहाँ पर भी 2 वाइट ब्लॉक्स इंक्लूडेड होने चाहिए। सो यहाँ पर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है उसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट इज फाइंड द मिसिंग टर्म। तो हमारे को सीरीज दे रखी है, उसमें हमें मिसिंग टर्म बतानी है। अब यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, जैसे हम इसकी ना अल्फाबेटिकल पोजीशन लिख लेते हैं। पहले हमारे को दे रखा है SAG 26, S की अल्फाबेटिकल पोजीशन है 19, A की है 1 और G की है 7। सिमिलरली नेक्स्ट है BGP, B की है अल्फाबेटिकल पोजीशन 22, G की है 7 और P की है 16। तो 19 से 22 हुआ, कितना ऐड हुआ? +3 करा हमने। सिमिलरली 1 से 7 हुआ तो +6 करा, एंड देन 7 से 16 करा, +9 करा। लास्ट नंबर दे रखा था 26, 26 हम 29 पर आए, कितना ऐड करा हमने? +3 करा। अगेन नेक्स्ट टर्म दे रखी है YMY, तो Y होता है 25 विच मीन्स 22 + 3 करने पर 25 आ गया। नेक्स्ट है M की अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है 13, 7 + 6 करने पर 13 आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट है Y की पोजीशन है 25, तो 16 + 9 करने पर जो है 25 आ रहा है। और यहाँ पर दे रखा है 35, 29 + 6 करने पर आता है 35। तो जो पैटर्न हमने ऑब्जर्व करा है वो इस तरीके से है, पहले तो +3 करना है, फिर +6 करना है, फिर +9 करना है। तो जैसे हमारी लास्ट में था Y की थी 25, 25 + 3 करेंगे तो ये 26 तक तो अल्फाबेट खत्म हो जाएंगे, +2 और बचेंगे तो B पर आ जाएगा 2। ओके, नेक्स्ट 13 + 6 करेंगे, कितना आएगा? 19, 19 पर आता है S, तो BS। ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 तो कैंसल आउट। करेक्ट। नेक्स्ट इज Y है 25, 25 + 9 करेंगे, ये आएगा 8H पर, तो BSH हो गया। अब लास्ट जैसे अब यहाँ पे +3 हुआ, फिर +6 हुआ। ठीक, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? +9 करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी +3 हो रहा है। 6 + 3 करेंगे तो कितना आएगा? 9। 35 + 9 करेंगे, कितना आ गया? 44। सो करेक्ट आंसर विल बी BSH 44। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट इज how many vowels are there between the 9th element from the right hand and 5th element from the left hand। तो पहले हम देखते हैं 9th element from the right hand। करेक्ट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th element from the right hand आ रहा है H। करेक्ट, एंड 5th element from the left hand वो आ रहा है हमारा Q। अब इन दोनों के बीच में Q से लेके H के बीच में हमें बताने हैं कितने वोवल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है H, इन दोनों के बीच में कितने वोवल्स आ रहे हैं? एक तो ये U, A, I, टोटल हो गए 3, फिर O 4, E 5, A 6। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज देयर आर 6 वोवल्स बिटवीन Q and H। boxes P, Q, R, S, T, U, W and X are kept in a room in such a way as each box is stacked on top of each other. Box P is kept 5th from the bottom below box W. Okay. Box X is kept immediately above box T. Q is kept immediately above box W. Box X is kept 4 boxes above box X. U is kept above box R, which is not kept at the bottom. 4 of the 5 options given below follow a certain logic and form a group.
फाइंड द ओड वन आउट। ओके, जो है टोटल 8 बॉक्सेस दे रखे हैं, करेक्ट। और ये बोल रखे हैं दैट बॉक्स पी इज केप्ट फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम, ठीक है। अब फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम है तो यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे हम पी को बिठा देंगे। ये हो गया हमारा केस 1 और ये हो गया हमारा केस 2। ओके, अब वो कह रहा है बिलो बॉक्स डब्ल्यू, जो पी बॉक्स है ना वो डब्ल्यू बॉक्स के नीचे आएगा और क्यू इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स डब्ल्यू, और क्यू जो है ना वो इमीडिएटली अबव डब्ल्यू होगा। अब देखो हमें ये बताया कि जो डब्ल्यू बॉक्स है वो पी के कहीं ना कहीं ऊपर है, बट ये नहीं बताया कि वो इमीडिएटली ऊपर है या किस पोजीशन पर ऊपर है, ठीक है। तो अब इसमें हमारे ना केसेस बन पा रहे हैं। देखो, एक केस तो यहाँ पर हो गया जहाँ पे डब्ल्यू इमीडिएटली अबव होगा, और क्वेश्चन में ये भी बता रखा है कि क्यू इज केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स डब्ल्यू, तो उसके जस्ट ऊपर हम यहाँ पे क्यू को बिठा देंगे। एक केस तो ये हो गया, और दूसरा केस ये हो गया कि एक छोड़कर है डब्ल्यू, तो हम उसके जस्ट ऊपर क्यू बिठा देंगे। और कोई पोजीशन नहीं बैठ रही क्योंकि फिर हम क्यू को फिक्स नहीं कर पाएंगे ना। अगर हम डब्ल्यू को 8 पोजीशन पर रखते हैं तो फिर हम क्यू को पोजीशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से हमारे ये 2 केसेस बन गए, करेक्ट। अब आगे क्या दे रखा है, बॉक्स एस इज केप्ट 4 बॉक्सेस अबव बॉक्स एक्स। इसका मतलब कि जो एस और एक्स है ना, इन दोनों बॉक्सेस के बीच में 3 का गैप है, करेक्ट। और ये भी बता रखे कि बॉक्स एक्स इज इमीडिएटली केप्ट इमीडिएटली अबव बॉक्स पी, मतलब पी के जस्ट ऊपर जो आएगा ना एक्स आएगा। अगर पी के जस्ट ऊपर एक्स आएगा तो हम हमारा ये कन्फर्म है कि एक्स जो है वो बॉटम पर नहीं होगा, क्योंकि उसके नीचे क्या आने वाला है, टी आने वाला है। तो यहाँ से अब हमारा अगर हम केस 1 लें, केस 1 में अगर हम एक्स को 2 पोजीशन पर बिठाते हैं तो एस हमारा कहाँ पर आ जाएगा, 6 पर आ जाएगा। और फिर हम एक्स को 3 और 4 पोजीशन पर नहीं बिठा पाएंगे, क्योंकि अगर हम थर्ड पर बिठाते हैं, करेक्ट, तो 3 का गैप देने के बाद तो डब्ल्यू आ रहा है ऑलरेडी, एस की तो पोजीशन हम बिठा ही नहीं पाएंगे। सिमिलरली अगर हम एक्स को 4th पोजीशन पर बिठाते हैं केस 1 में, तो हम एस को नहीं बिठा पाएंगे। 3 के गैप के बाद हमारा क्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा केस 1 बन गया। ऐसे ही अगर हम केस 2 में एक्स को बिठाना चाहें, देखो बॉटम पे तो एक्स आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में बता रखे है कि एक्स के नीचे क्या आने वाला, टी आने वाला। तो अगर हम एक्स को 2 पोजीशन पर बिठाते हैं तो 3 का गैप देने के बाद तो डब्ल्यू आ रहा है ऑलरेडी, तो एस को हम यहाँ पर नहीं बिठा पाएंगे। सिमिलरली अगर हम 3rd पोजीशन पर बिठाते हैं एक्स को, तो 3 का गैप देने के बाद क्यू आ रहा है ऑलरेडी, तो हम यहाँ पर भी नहीं बिठा पाएंगे। तो एक्स के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची, जो कि होगी 4th पोजीशन। और अगर एक्स 4th पोजीशन पर होगा तो एस कहाँ पर आ जाएगा, 8th पोजीशन पर। यहाँ तक हमारे 2 केसेस बन गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये बता रखा था कि एक्स के जस्ट नीचे क्या है, टी है। तो केस 1 में टी पोजीशन, टी बॉक्स को हम कहाँ पे रखेंगे, 1st पोजीशन पर। टी बॉक्स हमारा 1st पोजीशन पर आएगा। अब क्वेश्चन में ये बता रखा है, और सेकंड वाले केस में भी जो है ना टी आ जाएगा 3rd पोजीशन पर, करेक्ट। यहाँ पर टी आएगा इस वाले केस में 3rd पोजीशन पर, यहाँ पर टी आएगा, और यहाँ पर आएगा केस 1 में 1 पोजीशन पर। अब क्वेश्चन में लेकिन ये भी बता रखा है यू इज केप्ट अबव बॉक्स आर, यू जो है ना उसको हमने आर बॉक्स के ऊपर रखा है, विच इज नॉट केप्ट एट द बॉटम, बट आर जो है बॉटम पर नहीं है। अगर हम केस 2 देखें यहाँ पर, तो केस 2 में क्या हो रहा है, सिर्फ 2 प्लेसेस बची हैं, क्योंकि 3rd पोजीशन पर हमने टी बिठाना पड़ेगा। फिर 2 पोजीशन बचेगी 1 और 2, जो कि होगी यू होगा 2 पोजीशन पर और आर होगा 1 पोजीशन पर। लेकिन उसने क्वेश्चन में बोल दिया कि आर जो है ना बॉटम पर नहीं हो सकता, तो हमारा केस 2 कैंसिल हो गया। अब हम आएंगे यहाँ पर केस 1 पर। केस 1 पर 4 और 3 पोजीशन बची हुई हैं, तो 3 पोजीशन पर कौन बैठेगा, आर, और उससे जस्ट ऊपर कौन बैठ जाएगा, यू बैठ जाएगा। तो हमारा जो फाइनल अरेंजमेंट बनेगी वो ये वाली होगी, करेक्ट। अब क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे कि हमें ओड वन बताना है। यहाँ पे जैसे सबसे पहले दे रखा है बॉक्स टी, बॉक्स टी कहाँ पर है, 1 पोजीशन पर। फिर बॉक्स यू, यू है 4th पोजीशन पर। नेक्स्ट इज बॉक्स आर है 3rd पोजीशन पर, ठीक। नेक्स्ट इज बॉक्स पी है 5th पोजीशन पर। एंड नेक्स्ट इज बॉक्स डब्ल्यू, डब्ल्यू है 7th पोजीशन पर। तो हमने देखा कि सभी के सभी जो है ना ओड प्लेसेस पर है, ओड नंबर प्लेस पर है, एक्सेप्ट एक्स, एक्सेप्ट यू बॉक्स, ठीक है। यू जो है 4th नंबर पर है। तो जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, बॉक्स यू। स्टेटमेंट्स दे रखी है और कंक्लूजन दे रखा है, हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन जो है फॉलो करता है, ठीक है। अब पहला स्टेटमेंट है ऑल मोबाइल्स आर टेलीविजन, सम स्पीकर्स आर वॉचेस, ओनली फ्यू वॉच आर मोबाइल्स। तो हमने ये वेन डायग्राम बना दिया, ठीक है। अब कंक्लूजन है सम टेलीविजन इज स्पीकर, सम टेलीविजन इज स्पीकर।
ये फॉल्स होगा बिकॉज इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, पॉसिबल है बट नॉट डेफिनेट। ओके, नेक्स्ट है नो स्पीकर आर टेलीविजन। नो स्पीकर आर, अगेन ये भी फॉल्स होगा बिकॉज ये डेफिनेट नहीं है, डायरेक्ट रिलेशन हमारे को टेलीविजन और स्पीकर की नहीं दे रखी है। बट इन दोनों कंक्लूजन के जो एलिमेंट्स है ना वो सेम है। फर्स्ट कंक्लूजन में क्या है, टेलीविजन और स्पीकर है, और कंक्लूजन है सम टेलीविजन स्पीकर। या तो कोई टेलीविजन स्पीकर होंगे या फिर नो स्पीकर है टेलीविजन, दोनों में से कोई भी एक पॉसिबिलिटी होगी। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्म हो रहा है, और जहां पर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आ जाते हैं वहां पे जो हमारा कंक्लूजन होता है वो होगा आइदर वन और सेकंड फॉलोज। A, B, C, D, E, P, Q, R, S and T are sitting in two parallel rows facing each other. A, B, C, D and E are sitting in first row and facing towards south direction, and P, Q, R, S and T are sitting in second row and facing towards the north direction. Q is sitting at one of the extreme end of the row. Only one person is sitting between Q and S. The person who is facing S is sitting on the immediate left of D. Neither R nor S faces C. T is an immediate neighbor of S and P. The person who faces Q will not sit on the left of A. A sit third to the left of E. Okay. So हमारे को डेटा दे रखा है, हमारे को 10 पीपल दे रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट रो में 5 लोग बैठते हैं ए से लेके ई तक, और ये लोग जो है साउथ डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं। ठीक है, सेकंड रो में जो है 5 लोग बैठे हैं पी से लेके टी तक, और ये लोग जो है नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं। करेक्ट। अब Q इज सिटिंग एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। जो Q है ना वो दोनों में से किसी एक एंड पर बैठा है। तो यहाँ से हमारे 2 केस बन जाते हैं। पहला केस जब Q जो है लेफ्ट एंड पर बैठा होगा, केस 1 when Q sit on the left end of the row, and case 2 when Q sit on the right end of the row, जब वो राइट साइड से एंड पर बैठा होगा। ओके, आगे दे रखा है ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन Q एंड S। तो Q और S के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा है। तो केस 1 में हम S को यहाँ बिठा देंगे और Q यहाँ पर बैठेगा। केस 2 में हम Q को यहाँ बिठाएंगे तो S यहाँ पर बैठेगा। दोनों के बीच में एक पर्सन का गैप होगा। करेक्ट। आगे, द पर्सन हु इज फेसिंग S इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। अब जो D है वो किस डायरेक्शन में फेस कर बैठा होगा, साउथ डायरेक्शन में फेस कर बैठा होगा। करेक्ट। सो हमारा जो केस 1 है, केस 1 में S के ऑपोजिट जो पर्सन होगा वो किसके इमीडिएट लेफ्ट पर बैठा होगा, D के इमीडिएट लेफ्ट पर बैठा होगा। तो D की पोजीशन यहाँ पर हो गई अगर S यहाँ पर है तो। ठीक है, और केस 2 में S यहाँ पर था तो D की पोजीशन यहाँ पर बैठ जाएगी। आगे दे रखा है T इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ S एंड P, और जो T है ना वो इमीडिएट नेबर है S और P का। ठीक है, केस 1 में तो S यहाँ पर बैठा है, तो T जो है इमीडिएट नेबर है S और P का, तो हम यहाँ पर P को बिठा देंगे और T को बीच में हम प्लेस कर देंगे। केस 2 में हम P को यहाँ पर बिठाएंगे और T को यहाँ पर हम प्लेस कर देंगे। तो यहाँ तक हमारा डेटा हो गया। अब आगे अब दे रखा है A सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ E। ए जो है ना वो ई के लेफ्ट साइड पर बैठा है थर्ड पोजीशन पर। तो केस 1 में अगर हम देखें तो ई को हमें यहाँ बिठाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डी बैठा है। ई को हम यहाँ बिठा नहीं सकते क्योंकि फिर हम थर्ड पोजीशन पर ए को रख नहीं पाएंगे। तो ई के लिए सिर्फ एक प्लेस बची और यहाँ पर फिर हम थर्ड पोजीशन पर लेफ्ट साइड से ए को बिठा देंगे। केस 2 में भी सेम रहेगा, ई यहाँ पर बैठ जाएगा और ए को हम यहाँ पर बिठा देंगे। और जो रो 2 है दोनों केसेस में, रो 2 में सिर्फ एक प्लेस बची है और सिर्फ एक पर्सन को हमें बिठाना है। तो आर को हम यहाँ पर बिठा देंगे रो 2 में। ठीक है, और आर को हम यहाँ बिठा देंगे केस 2 में। आगे, द पर्सन हु फेसेस क्यू विल नॉट सिट ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। अब वो बोल रहा है कि जो पर्सन क्यू को फेस करेगा ना वो लेफ्ट ऑफ ए पे नहीं बैठेगा। तो यहाँ से हमारा जो केस 2 है वो एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि उसने बोला है कि जो पर्सन क्यू को फेस करेगा वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए पर नहीं बैठेगा। करेक्ट। तो केस 2 तो यहाँ से हमारा एलिमिनेट हो गया क्योंकि अगर हम यहाँ पे क्यू को बिठाते हैं तो क्यू को फेस करने वाला पर्सन तो ए के लेफ्ट पर बैठ रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारा केस 1 को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आगे दे रखा है नाइदर आर नॉर एस फेसेस सी, कि ना तो आर ना ही तो एस जो है फेस करेगा सी को। तो सी के लिए सिर्फ एक पोजीशन बची ये वाली, तो हम यहाँ पे सी को बिठा देंगे। तो जो सी है वो ऑपोजिट बैठेगा पी के और सिर्फ एक पर्सन की पोजीशन रह गई है जो कि है बी। तो बी को हम ऑपोजिट बिठाएंगे एस के और सी जो है ऑपोजिट बैठेगा
पी के। तो ये हमारी जो फाइनल अरेंजमेंट होगी वो इस तरीके से होगी। अब क्वेश्चन में पूछा गया था हमसे हु फेसेस एस, एस को कौन फेस कर रहा है, तो एस को जो है बी फेस कर रहा है। एस और बी दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नेबर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज P स्टार Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q, विच मीन्स स्टार का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है मदर। नेक्स्ट इज P लेस देन Q मीन्स P इज ब्रदर ऑफ Q, तो लेस देन का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रदर को। नेक्स्ट P ग्रेटर देन Q मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q, ग्रेटर देन का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टर को। P इक्वल्स टू Q मीन्स P इज फादर ऑफ Q, इक्वल्स टू का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है फादर को। P प्लस Q मीन्स P इज सन ऑफ Q, प्लस का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है सन को। एंड P एट द रेट Q मीन्स P इज डॉटर ऑफ Q, और एट द रेट का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है डॉटर को। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स फादर एज F एज फादर ऑफ A, तो इनमें से कौन सी अरेंजमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करेगी फादर ऑफ ए एफ को, एफ जो है फादर है ए का। ठीक है, तो इसको हम पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमारे कुछ सिंबल्स हैं, जैसे सर्कल रिप्रेजेंट करेगा फीमेल मेंबर को, स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा मेल मेंबर को, डबल लाइन रिप्रेजेंट करेगी मैरिड कपल, सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करेगी सिबलिंग्स, और वर्टिकल लाइन जो रिप्रेजेंट करेगी डिफरेंस ऑफ जनरेशन। ठीक है, ना ऑप्शन वाइज चलते हैं। जैसे हमारे को सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है ए स्टार बी, ए स्टार बी मीन्स ए इज मदर ऑफ बी, ए इज मदर ऑफ बी। ए का हमारे को जेंडर कंफर्म हो गया कि वो फीमेल है, और बी जो है नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट है बी एट द रेट सी, बी एट द रेट सी मतलब बी जो है ना डॉटर है सी की, मतलब ए और सी जो है मैरिड कपल है। ए का जेंडर कंफर्म था फीमेल थी, तो सी जो है मेल मेंबर होगा, और बी जो है डॉटर है, तो डॉटर का कारण बी को हम सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट कर देंगे। आगे सी प्लस डी, प्लस का मतलब क्या होता है सन, जो सी है ना वो डी का सन है, तो जो डी है वो नेक्स्ट जनरेशन में होगा। ठीक है, और आगे दे रखा है डी इज ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन ई का मतलब क्या होता है, ये सिस्टर है, तो डी जो है ई की सिस्टर है, तो ये दोनों सेम जनरेशन में होंगे, और सिस्टर है तो इसका जेंडर कंफर्म हो गया, ये सर्कल में आएगा डी। ठीक है, आगे ई इक्वल्स टू एफ, ई इक्वल्स टू का मतलब होता है फादर, ई जो है ना फादर है एफ का, तो ई मेल मेंबर है, और इसका जो बेटा सॉरी ये जो है फादर है एफ का। अब हमारे को प्रूव क्या करना है, एफ जो है फादर है ए का, तो ये हमारा प्रूव नहीं हुआ, तो ऑप्शन 1 हमारा करेक्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन पर आते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ए एट द रेट बी, एट द रेट बी मतलब ए जो है डॉटर है बी की। ठीक है, तो डॉटर है इसका मतलब इसका जो जेंडर है वो कंफर्म है, और उसको हम सर्कल में डाल देंगे ए को, और ये नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, और बी जो है नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, दोनों के बीच में जनरेशन गैप है। नेक्स्ट है बी इक्वल्स टू सी, बी इक्वल्स टू सी, इक्वल्स टू का मतलब क्या फादर, तो जो बी है ना वो सी का फादर है, फादर है तो बी का जेंडर कंफर्म होगा, तो बी को हम स्क्वायर में डाल देंगे, और ये सी जो है नेक्स्ट जनरेशन में आ जाएगा, और इधर से ए और सी जो है सिबलिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, बट सी का भी जेंडर कंफर्म नहीं है। आगे है सी ग्रेटर देन डी, सी ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन का मतलब है सिस्टर, जो सी है ना वो डी की सिस्टर है, तो सी का जेंडर कंफर्म हो गया, सर्कल में सी को डालेंगे, और सेम जनरेशन में हम डी को डाल देंगे। आगे डी प्लस ई, प्लस का मतलब क्या है सन, जो डी है ना वो सन है मतलब मेल मेंबर है, स्क्वायर में डी को डाल देंगे, और सन है ई का, तो ई जो है नेक्स्ट जनरेशन में होगा, और इधर से हमें पता चल गया कि बी और ई जो है एक मैरिड कपल है। आगे ई स्टार एफ, स्टार, स्टार का मतलब क्या है मदर, तो ई जो है ना मदर है एफ की, एफ भी जो है इनका सिबलिंग ही हुआ। अब इधर से हमारे को ये नहीं पता चला कि एफ जो है फादर है ए का, तो ये भी हमारा रॉन्ग है। नेक्स्ट अब आते हैं हम ऑप्शन नंबर सी पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी पर, थर्ड पर सबसे पहले दे रखा है ए एट द रेट बी, एट द रेट बी मतलब ए जो है डॉटर है बी की, तो बी और ए के बीच में जनरेशन गैप होगा। ठीक है, ए एट द रेट बी मतलब ए जो है डॉटर है तो फीमेल मेंबर होगा, तो ये जो है हमारा सर्कल में आ जाएगी ए। आगे दे रखा है बी स्टार सी, स्टार, स्टार का मतलब क्या मदर, कि जो बी है ना वो मदर है सी की, सी और ए जो है सिबलिंग्स हो गए, और बी जो है इनकी मदर है, तो बी का जेंडर कंफर्म हो गया, ये फीमेल है। आगे सी लेस देन डी, लेस देन का मतलब है ब्रदर, तो जो सी है उसका जेंडर कंफर्म हो गया, मेल है, और डी इसका सिबलिंग हो गया। ठीक है, आगे डी ग्रेटर देन ई, ग्रेटर देन ई मतलब सिस्टर है, डी जो है ना ई की सिस्टर है, तो डी का जेंडर कंफर्म हो गया, सर्कल में डी को रख देंगे, और ये सिबलिंग है तो सेम जनरेशन में आएगा ई। आगे ई प्लस एफ, ई प्लस, प्लस का मतलब क्या होता है सन,
ई जो है ना सन है तो मतलब मेल मेंबर है, तो ई को हम स्क्वायर में डालेंगे और ये एफ जो है इसका फादर हो जाएगा, क्योंकि बी जो थी मदर थी और एफ जो है फादर है। और यहाँ से हमें पता चल गया कि एफ जो है ना ए का भी फादर है, जो हमें प्रूफ करना था। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन सिलेक्ट द नंबर दैट कम्स इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे पैटर्न देखें ना, पैटर्न हमारा क्या बन रहा है, R2 इंटू R3 प्लस 1 करने पर R4 आ रहा है। मतलब जैसे यहाँ पे हम देखें 6 इंटू 8, 6 इंटू 8 कितना आएगा 48, 48 प्लस 24 करने पर कितना आएगा 72 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली 14 इंटू 7 करने पर जो भी नंबर आएगा अगर हम उसके अंदर हम 18 ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 116। तो सेम पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा, 9 इंटू क्वेश्चन मार्क प्लस 12 इक्वल होगा 48 के। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ गई 4। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3। स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स द ईस्ट एंड वॉक्स 15 मीटर। ठीक है, सो एक पर्सन है वो ईस्ट डायरेक्शन में वॉक करना स्टार्ट करता है और 15 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। सपोज वो ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, 15 मीटर वो ईस्ट डायरेक्शन में जाता है और पॉइंट बी तक रीच कर लेता है। आगे ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 10 मीटर। इसके बाद वो राइट डायरेक्शन लेता है और 10 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। तो पॉइंट सी पर उसने रीच कर लिया और 10 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। आगे ही टर्न्स टूवर्ड्स नॉर्थ एंड वॉक्स 20 मीटर्स। फिर वो नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जाता है और 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। देखो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है तो वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है ना, जिसमें से 10 मीटर तो उसने ऑलरेडी कवर करा होगा बी तक रीच करने में। फिर पॉइंट बी तक जब वो रीच करेगा और 10 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा तो टोटल हो जाएगा उसका 20 मीटर। तो फाइनली वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करा है, पॉइंट डी तक पहुंचा है, 20 मीटर का उसने टोटल डिस्टेंस कवर करा है। आगे ही टर्न्स टू द लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर्स। इसके बाद डी पॉइंट से वो लेफ्ट डायरेक्शन में जाता है और 25 मीटर का टोटल डिस्टेंस वो कवर करता है। ठीक है, ही टर्न्स टूवर्ड्स ईस्ट। इसके बाद वो फिर से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है एंड वॉक्स 13 मीटर्स और 13 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करके वो पॉइंट एफ पर पहुंच गया। फाइनली ही टर्न्स टू द राइट। ठीक है, इसके बाद उसने राइट डायरेक्शन लिया एंड वॉक्स 6 मीटर्स। उसके बाद उसने राइट डायरेक्शन लिया और पॉइंट जी तक पहुंचा और उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 6 मीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। हाउ फार इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमें बताना है कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना डिस्टेंस है और किस डायरेक्शन में है। ठीक है, देखो यहाँ पर ना हम इसका ट्राइंगल बना सकते हैं ए एच डी की फॉर्म में, जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसका ए पॉइंट और एंड पॉइंट होगा उसका जी पॉइंट। ठीक है, और इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है, मतलब हमें ए जी का डिस्टेंस बताना है। ओके, अब देखो यहाँ तक उसका टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल उसका डिस्टेंस है 25 मीटर का। ठीक है, जिसमें से 13 मीटर वो रिटर्न करा है और यहाँ पर इसका कितना है 15 मीटर का। तो 15 मीटर में से हम माइनस कर देंगे 13 मीटर को, तो हमारा ना बेस कैलकुलेट हो जाएगा जो कि आएगा 3 मीटर का। तो ए एच का डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया 3 मीटर का। करेक्ट। अब आगे, अब देखो हमें हाइट निकालनी है, बी और डी दोनों के बीच का डिस्टेंस टोटल कितना दे रखा है 6 मीटर का, जिसमें जी पॉइंट तक उसने 6 मीटर कवर कर लिया। तो 10 माइनस 6 कर देंगे, कितना आ जाएगा 4 मीटर। तो हाइट हमारी कैलकुलेट हो गई 4 मीटर की। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और सॉल्व करके जो एजी का डिस्टेंस कैलकुलेट होकर आएगा वो आएगा 5 मीटर का। तो हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट कर लिया। डायरेक्शन बताना है, ठीक है, इन विच डायरेक्शन इज ही नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ए से लेके जी पे जा रहा है, ए यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, तो ये इस डायरेक्शन को जा रहा है, तो ये होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 1, 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। सो गाइस ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।